नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि अमेरिका की नेवी ने गिव अप कर दिया है, क्योंकि पहले ट्रम्प काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर एक शिप को वो एस्कॉर्ट करेंगे, मतलब यूएस की जो नेवी है वो प्रोटेक्शन देगी। लेकिन अब आप देख सकते हो जो खबर आई है, यूएस नेवी टेल्स शिपिंग इंडस्ट्री होर्मुज एस्कॉर्ट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हमसे ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो शिप गुजर रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उसको सुरक्षा दे सकें। और इसके साथ साथ ये जो एक बड़ी खबर है वो अब पता चल रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। ऑलरेडी पहले 6 दिन के अंदर आप देख सकते हो 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किया जा चुका है। ये नंबर सामने आया और ये तो शुरुआती नंबर है, ये कितना तेजी से और आगे बढ़ेगा इसका आप अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसको डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, पेंटागन के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि पहला 6 दिन का जो वॉर का कॉस्ट है, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 11.3 बिलियन डॉलर, जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। प्रिसीजन मिसाइल से लेकर बॉम्ब्स, म्यूनिशंस, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, नेवल डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री लॉजिस्टिक। मतलब सिंपल टर्म में अगर आपको बताऊं तो वॉर स्टार्ट हुआ, इमीडिएट बेसिस पर बहुत सारे वेपन्स खर्च करने पड़े और बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड हो गया। इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रेकडाउन बताऊं तो बेसिकली सबसे बड़ा जो पोर्शन खर्च हुआ है वो है एक्सपेंसिव प्रिसीजन वेपन्स में, जो मिसाइल्स वगैरह दागेगा ईरान के ऊपर, जैसे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल हो गया, प्रिसीजन बॉम्ब्स हो गए, लार्ज गाइडेड बॉम्ब्स हो गया, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो गया। मतलब जो वेपन से हिट किया गया है ना ईरान के अंदर, उसके ऊपर बहुत खर्च हुआ है। बताया जा रहा है ऑलरेडी स्टार्टिंग के 2 दिन में ही 5.6 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च कर दिए थे। एंड ये वेपन्स देखो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टोमाहॉक मिसाइल की बात करें तो 1 से 2 मिलियन डॉलर का होता है हर एक मिसाइल। प्रिसीजन बॉम्ब्स की बात करें तो 25,000 डॉलर से 1 लाख डॉलर का होता है। एडवांस मिसाइल्स, हर एक एडवांस मिसाइल आप समझिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाता है। सो इतने हजारों म्यूनिशंस जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान को टारगेट करने में, तो इससे आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये एक्सपेंसिव होगा। फिर यही नहीं, यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का भी तो कॉस्ट है ना, कि वॉर एक्सपेंस में जो मिलिट्री मशीन काम कर रही होती है, नॉट जस्ट वेपन्स, उसका भी खर्च होता है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस आपको चलाना है, फाइटर जेट मिशंस हो गए, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गया। आज सुबह ही जस्ट खबर आई है कि जो उनका रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया इराक के अंदर। ड्रोन सर्वेलेंस हो गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ट्रूप डिप्लॉयमेंट। मतलब आप समझो एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने के लिए एक दिन का कॉस्ट आता है 6 से 8 मिलियन डॉलर। दिस इज ह्यूज। और लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की तो बात ही अलग है। यहाँ पर यूएस को कॉन्स्टेंटली सप्लाई देना पड़ेगा, फ्यूल का, स्पेयर पार्ट्स का, एम्यूनिशंस का, जो वहाँ पर मिलिट्री के पर्सनल हैं, फूड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उनको प्रोवाइड करना है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉर में ये और एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ये कोई अमेरिका के बैकयार्ड में तो हो नहीं रहा है, अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर ईरान में हो रहा है। तो वहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा वॉर है इसमें आपको काफ़ी हद तक ये देखने को मिलेगा कि ईरान जो है उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरानियन जो शहीद ड्रोन है, जो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, एडवांस माना जा रहा है, 20,000 डॉलर इसकी कॉस्ट आती है। और यहाँ पर अगर आप यूएस टोमाहॉक मिसाइल की बात करो तो 1 से 2 मिलियन डॉलर होता है। मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर डिफरेंस है। एंड यही इम्बैलेंस है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक कंसर्न फॉर पेंटागन। अमेरिका के लिए यही चिंता है कि अगर ये लंबा खिंचता गया तो अमेरिका के लिए कॉस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा एंड मे बी ईरान इसको जो है वो सस्टेन कर सकेगा लंबे समय के लिए। और यहाँ पर मैसिव डिप्लीशन भी हो रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से जो अमेरिका ने स्टॉक पाइल किया है, स्टॉक जमा किया है मिसाइल्स का, वो भी तेजी से डिप्लीट हो रहा है। और बताया जा रहा है, कंसर्न्स है कि प्रिसीजन मिसाइल्स का शॉर्टेज हो सकता है, प्रोडक्शन रेट स्लो चल रहा है, इमरजेंसी फंडिंग लेनी पड़ सकती है। मतलब आप समझो पिछले 5 वर्षों में 322 टोमाहॉक मिसाइल प्रोड्यूस किया गया अमेरिका के द्वारा। तो इतने सारे उन्होंने ऑलरेडी मिसाइल्स दागे हैं, तो वो कैसे उसको वापस से रिप्लेस कर पाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ट्रंप को जरूरत पड़ेगी कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वहां से इमरजेंसी फंडिंग करवाए, वहां से बिल पास करवाए। और कम से कम 50 बिलियन डॉलर का उनको इमरजेंसी फंडिंग चाहिए होगा, वेपन रिप्लेसमेंट, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, इन सारी चीजों के लिए। लेकिन अगेन अमेरिका में भी इसको लेकर ऑपोजिशन हो रहा है कि क्या ये फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अगेन ट्रंप जो है वो एक प्रकार से काफी कंफ्यूज स्थिति में फंस चुके हैं। उन्होंने ये वॉर तो स्टार्ट कर दिया है, इसको सस्टेन कैसे किया जाएगा
ये उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैं बोल रहा था ना कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने बातें बहुत बड़ी-बड़ी कही थी कि यूएस नेवी विल एस्कॉर्ट टैंकर्स थ्रू द गल्फ, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, वहां पर अगर कोई भी शिप गुजरना है तो यूएस की नेवी यहां पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। मतलब दूसरों को प्रोटेक्शन देना तो छोड़िए, यूएस के जो टैंकर हैं उसी के ऊपर अटैक हो गया था परसों, आपने देखा ही होगा न्यूज़ यहाँ पर। तो ऑलरेडी अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यूएस की मिलिट्री क्यों नहीं रेडी है, क्योंकि यूएस की मिलिट्री कह रही है वी आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अदर शिप्स। तो ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है ना कि यूएस की नेवी भले ही लार्जेस्ट नेवल फोर्स हो दुनिया की, लेकिन टैंकर्स वगैरह को एस्कॉर्ट करना स्पेशली इस रीजन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूएस की नेवी ऑलरेडी एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल डिफेंस, बाकी चीज़ों में ऑलरेडी एंगेज है। तो यहाँ पर वो किस बेसिस पर, मतलब अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो अपना सारा रिसोर्सेज इधर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वो अपना जो साइट है ईरान के ऊपर, वो पूरी तरह से लूज कर देगी। यहाँ पर ऑलरेडी आप सब जान रहे हो कि गल्फ में जिस तरह से अटैक किया गया ईरान के द्वारा, उनको प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए क्या होता है, जो एस्कॉर्ट मिशन होता है उसमें लार्ज नेवल फॉर्मेशन चाहिए होते हैं। मतलब टैंकर्स को, जैसे बोला ये जा रहा है कि 20 से 30 टैंकर्स एक साथ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर गुजरेंगे तो वो लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोटेक्शन देने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, माइन काउंटर मेजर्स व्हीकल्स, इस तरह की चीज़ों की सारी आवश्यकता पड़ेगी। एंड इसी को कॉन्वॉय सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर ये सारी चीज़ें अगर यूएस की नेवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में लगा देगी तो वो ईरान से वॉर कैसे लड़ पाएगी। फिर दूसरा है, ईरान की अपनी खुद की भी तो कैपेबिलिटी है, क्योंकि अब यूएस ने जो चीज़ें सोची थी कि वो अटैक वगैरह करेगा हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो अभी एंड होता हुआ दिख नहीं रहा। क्योंकि ईरान के पास खुद के पास उनके डेंजरस वेपन्स हैं, जैसे कि नेवल माइंस हो गया। ईरान जो है बस थाउजेंड्स ऑफ माइंस आराम से डिप्लॉय कर सकता है अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें। मतलब वहाँ पर जो कांटेक्ट अगर कोई भी शिप आएगा उस माइन से, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो माइन क्लियरेंस, अगेन अगर मान लो ईरान ने वहाँ पर माइंस डिप्लॉय कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसको क्लियर करना अपने आप में बहुत डेंजरस होगा और बहुत स्लो प्रोसेस होगा। फिर इसके अलावा आईआरजीसी के पास अपना खुद का स्मॉल स्पीड बोट है, स्वॉर्म टैक्टिक्स है, रॉकेट और मशीन गन्स है, जिसका इस्तेमाल ईरान कर सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, इसको लेकर डिबेट हो रहा है कि क्या यूएस का जो वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, क्या उसके ऊपर हिट हुआ है ईरान का जो स्ट्राइक हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक स्पीड बोट इधर की तरफ आ तो रहा था, अब वो क्या टकराया है यूएस अब्राहम लिंकन से, या फिर बीच में उसको एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसको लेकर अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगेन इसको लेकर क्लेम और काउंटर क्लेम चल रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है, यूएस का कहना है कि ईरान ने ऐसा नहीं कर पाया, वो विफल हो गया। फिर इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल्स है, ईरान जो है वो कोस्टल मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ है, जैसे नूर मिसाइल्स, कादर मिसाइल्स हो गया, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूरी से शिप को अटैक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ड्रोन्स के बारे में, शहीद ड्रोन, तो वो सस्ते में ईरान उसको प्रोड्यूस करता है और उसका लगातार इस्तेमाल करता रहता है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि इसका ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देखो सबसे बड़ा तो वही है, प्राइस शॉक। मतलब यहाँ पर 150-200 पर बैरल की बात हो रही है। ऑल्दो आप देखे होंगे, आज सुबह एक और खबर आई थी कि यूएस ने सभी देशों को अलाउ कर दिया है कि वो रशिया का जो ऑयल पड़ा हुआ है मिड सी में, उसको खरीद सकता है अगले 30 डेज के अंदर। देखो क्या है ना कि पहले तो यूएस ने क्या किया, भारत को अनुमति दी कि आप जो है रशिया के ऑयल को खरीद सकते हो जो ऑलरेडी सी में है, मतलब फ्रेश ऑर्डर नहीं देना है, जो ऑलरेडी रशिया का ऑयल टैंकर्स वगैरह खड़ा हुआ है उसको आप ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर यूएस को लग रहा है कि भाई यहाँ से काम बन नहीं पा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए आज सुबह यूएस ने सभी देशों को अलाउ कर दिया कि जो देश चाहे वो रशिया का ऑयल खरीद सकता है। मतलब इससे आपको साफ दिखेगा कि यूएस प्रेशर में है। मतलब अभी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था कि रशिया का ऑयल खरीद ही नहीं सकते, हम सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। आज अमेरिका खुद कह रहा है कि रशिया का ऑयल खरीद लो। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। अगर आप पहले के वॉर्स देखोगे जहां पर यूएस लड़ा है, इराक वॉर $2 ट्रिलियन से ज्यादा का कॉस्ट आया था अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान वॉर $2.3 ट्रिलियन का कॉस्ट आया था, ईरान वॉर में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। अब यहां से होगा क्या, क्या ये पूरा वॉर महीना 2 महीना या फिर कल खत्म होगा, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन अभी ये स्लो होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान
की जो कैपेबिलिटी है ऐसा लग नहीं रहा है कि वो खत्म हो गई है उनके पास। मतलब उन्होंने जो अपने मिसाइल सिटीज़ वगैरह बनाए हुए हैं अंडरग्राउंड तरीके से, वो उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोला यही जा रहा है कि ईरान तो पिछले 10, 15, 20 सालों से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था इस दिन के लिए कि जब ये दिन आएगा तो ईरान यही चाहेगा कि इसको लंबा खींचा जाए। और क्या अमेरिका भी इसको सस्टेन कर सकता है? लेट्स सी आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये दोनों जो चीज़ें खबर आई थी वो आपको पता चली होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पर सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? मतलब विच डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई भी यूपीएससी कोर्स लेना चाहते हो, सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कोई भी कोर्स 2027 हो, जैसे हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।